तो फर्स्ट टू फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू को, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो थर्ड फैक्टर जो यहाँ अफेक्ट करता है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड जो डिसाइडिंग फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, because every atom has distribution of electron in various energy cell और सबसेल। अब पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कब मानी जाती है? अगर सारे एनर्जी सेल, सारे सबसेल्स आइदर हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। दिस इज द क्राइटेरिया जो हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, पढ़ा था, कि एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है अगर उस कॉन्फ़िगरेशन के सभी सबसेल्स फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। और जनरली एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज ए हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। और अगर नहीं होता है तो इसी के लिए वह इलेक्ट्रॉन ऐड करता है या रिमूव करता है। तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे केस में क्या होता है कि एटम हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। बहुत ही लिटिल टेंडेंसी होती है उसको गेन करने की या लूज करने की। तो ऐसे केस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें ये पॉइंट याद रखना है कि elements having stable configuration, having a stable configuration, that is either half filled or fully filled, either half filled or fully filled, have very less tendency to gain इलेक्ट्रॉन, और कुछ केसेस में हैव नो टेंडेंसी। जैसे नोबल गैसेस के केस में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है तो दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने कि अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उस केस में एटम में बहुत ही लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या इलेक्ट्रॉन नहीं लेने के लिए, दोनों टेंडेंसी है। आइदर दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी और दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज होगी वह या तो बहुत ही कम होगी यानी वेरी लेस होगी, या जीरो होगी। वेरी लेस का मतलब वेरी लेस नेगेटिव होगी, बहुत लेस टेंडेंसी होगी टू रिलीज द एनर्जी, या ये जीरो होगी या ये पॉजिटिव होगी। जैसे नोबल गैस के केस में पॉजिटिव हो जाती है, कुछ केसेस में जीरो हो जाएगी, कुछ केस में ये बहुत ही लेस नेगेटिव होगी। तो ये होता है स्टेबिलिटी का इफेक्ट। और ये इफेक्ट कहां पर यूज होता है, क्योंकि देखो जो तीन फैक्टर आपने पढ़े, तो फर्स्ट फैक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू को ट्रेंड को कंट्रोल करता है ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। और न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर जो है ये पीरियड के लिए यूज होता है। और इन बिटवीन जहां पर भी एक्सेप्शनल केस अराइज होते हैं वहां पर हम इस कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी वाला फैक्टर डिसाइड करते हैं। अब यहां से हम ट्रेंड देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप ट्रेंड देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट आपको पीरियड में देखना है। तो इन जनरल मीन्स एक्सेप्शन हो सकते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी become more and more negative, it means it will increasing। नेगेटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है।
यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड अप टू ग्रुप 17। इट मींस कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू along the period इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बट दिस इज ओनली अप टू ग्रुप 17। ग्रुप 18 में जाकर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, रिलीज होने की जगह पर एब्जॉर्ब होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेकेंड पीरियड का केस ले रहा हूँ। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट जो है वो आपके हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये लास्ट है आपका ग्रुप 17 और ये ग्रुप 18 है। ये आपके इन बिटवीन के ग्रुप आ गए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप वैल्यू देखोगे लिथियम के लिए वैल्यू -60 है किलो जूल पर मोल, बेरिलियम के लिए वैल्यू +66 है, ये ध्यान देना। फिर ये बोरन के लिए -83, कार्बन के लिए -122, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू अगेन पॉजिटिव हो गई +31, ये एक्सेप्शनल केस बन रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन के लिए वैल्यू देखो -328 और नियॉन के लिए वैल्यू +116। इन जनरल ये एक्सेप्शन पॉइंट बने कहां पर, बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये एक्सेप्शन पॉइंट है। बट इन जनरल लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो पीरियड में, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस इन द सेंस नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। इट मींस कि मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज बाय द एटम व्हेन इट गेनिंग द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सबसे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ग्रुप 17 यानी हैलोजन एलिमेंट्स में, और इसके बाद ये वैल्यू टर्न होकर पॉजिटिव हो जाती है। अब इन दो जगह पर आपका एक्सेप्शनल केस क्यों बना, मतलब यहां पर भी नोबल गैस की तरह पॉजिटिव वैल्यू है। देखो मैंने बताया था कि एक ही केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल का मींस जिसमें सब सेल फुल्ली फिल्ड है या 8 इलेक्ट्रॉन है इंटायर एनर्जी सेल में। अगर आप बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, बेरिलियम जो होता है एटॉमिक नंबर 4 होता है, दिस इज 1s2 2s2। यहाँ पर देखो 2s जो है आउटर मोस्ट सब सेल है और ये फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे उसके लिए आपको नेक्स्ट हायर एनर्जी सबसेल 2p क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर ही आपका एटम लास्ट है, अब आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी सेल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा सेकेंड सेल में, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी सबसेल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस क्रिएशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए बेरिलियम की वैल्यू फुल्ली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर बेरिलियम गेन करता है। सिमिलरली आपका नाइट्रोजन में भी यही केस है, 7 है, दिस इज 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर हायर एनर्जी सेल में नहीं जाना है, बट 2p यहाँ पर हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल है। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम और नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होने का रीजन यही है कि दे हैव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या सबसेल। So this is why they have very less tendency to accept the electron. This is why the electron gain enthalpy value is positive like the noble gases. तो ये एक्सेप्शन केस हुए जहां पर स्टेबिलिटी का पॉइंट आएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज जो है वो इनके साइज के इंक्रीज से कहीं ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रोमिनेंट फैक्टर आपका न्यूक्लियर चार्ज है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एटम का अट्रैक्शन जो है इंक्रीज होता है, एंड दिस इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। सो ये आपका पीरियड का ट्रेंड है बेटा, क्योंकि एक क्लॉट अब रीजन अगर कोई पूछे तो अलोंग द पीरियड यहाँ पर दो चीजें हो रही है, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्रुप पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है,
और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। सो इट मींस कि इट बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, for incoming electron. So this is why the value of electron gain enthalpy become more and more negative. अब आप ग्रुप में ट्रेंड देखो, ये तो हमने पीरियड में देखा। डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ट्रेंड जो हम देखते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ, इट मींस कि डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप the value of electron gain enthalpy, the value of electron gain enthalpy become less negative। इसका मतलब लेसर एनर्जी रिलीज होगी, लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेस होने का मतलब यहाँ पर डिक्रीज होता है, क्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होता है। यानी आउटर मोस्ट सेल पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होना है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन लेस कर देते हैं। सो देयर इज ए लेस अट्रैक्शन फॉर incoming electron, and this is why the value of electron gain enthalpy decreases or become less negative। तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। बट यहां पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस बनते हैं। ये एक्सेप्शनल केस आपको कहां मिलेंगे, दो जगह मिलेंगे, ग्रुप 16 और 17 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मिलेंगे आपको ग्रुप 16 में और दूसरा ग्रुप 17 में। कैसे मिलेंगे, देखो ग्रुप 16 के मेंबर क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन के साथ नॉर्मल। अभी आपने क्या देखा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन की लें तो दैट इज मोर देन या मोर नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सल्फर। एक्सपेक्टेड है क्योंकि डिक्रीज होगी। बट यहाँ पर एक्चुअल ट्रेंड क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर से कम होती है। सो फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेकंड मेंबर से लेस होगी, ठीक है, विच इज द अगेंस्ट द ट्रेंड इन ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। अब ये इसका रीजन पूछा जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is lower than that of सल्फर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन की जो है वह सल्फर से लोअर क्यों है। अब देखो बहुत सिंपल सा रीजन है यहाँ, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो। ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसी तरह सल्फर की देखो आप, सल्फर का 16 होता है, इसका 18। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ऑक्सीजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वह 2p में और सल्फर के केस में ये ऐड होगा 3p में। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, दोनों में पहले से ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इस सबसेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्म कर, ठीक है।
तो आप कहोगे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है, क्योंकि 2p और 3p के साइजेस में डिफरेंस है। 2p का साइज जो है वो 3p से स्मॉलर है, 3p का साइज थोड़ा बिगर है। अब इलेक्ट्रॉन नंबर में उतने ही है, बट जिस सबसेल में ये इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहे हैं उसका साइज बढ़ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहा है ये भी एक निगेटिव है, और यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होगा। तो ऑक्सीजन के केस में ये रिपल्शन हायर है, सल्फर के केस में ये रिपल्शन लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है। तो लेस अगर रिपल्शन होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस रिपल्शन फील करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर ये रिपल्शन बहुत ज्यादा फील करेगा, तो अगेंस्ट द रिपल्शन ऐड करने में क्या होगा? मोर एनर्जी कंज्यूम होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए यहाँ पर रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू लेस हो जाती है। तो इसमें सिंपल आप यही रीजन दोगे कि दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम का कहने का मतलब है कि 2p का साइज स्मॉलर है। यस बेटा नवीन, एक मिनट। अच्छा चलो मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूं। देखो मैंने ये बताया है कि जिस सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन और सल्फर, वहां ध्यान दो दोनों में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर 2p और 3p के साइज में डिफरेंस है। 3p बड़ा साइज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑर्बिटल या सबसेल का साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े साइज में, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे साइज में, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, हायर होगी, कॉम्पैक्ट होगी, और इस केस में डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से साइज ऑफ सबसेल बढ़ गया। यस बेटा क्लियर है? सबसेल का साइज अगर इंक्रीज होगा विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो आप लोग 4, सपोज करो कि देयर इज 4 फ्रेंड, वो एक स्मॉल कमरे में बैठे हुए 10x12 के, अब उनको उठाकर 20x20 के एक हॉल में बैठा दिया जाए। अब दोनों जगह आप परसेंट डेंसिटी मेजर करो, तो सेकंड प्लेस पर आपकी परसेंट डेंसिटी लेस हो जाएगी ना, क्योंकि रूम का साइज बढ़ गया। रूम का साइज बढ़ाओगे विथ सेम नंबर ऑफ पर्सन, तो आपका जो परसेंट डेंसिटी है, परसेंट डेंसिटी मींस क्या हुआ? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, वो आपका कम नहीं होता जाएगा। यस बेटा समझ में आया? यस सर। नवीन समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि दोनों जगह पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह यस सेम है, सर। बट सबसेल का साइज बढ़ा तो उसमें पहले से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर है वो नेगेटिव है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो सेकेंड केस में लेस रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी लोअर है, और फर्स्ट केस में डेंसिटी हायर होने की वजह से ये ज्यादा रिपल्शन देगा। अब इस ज्यादा रिपल्शन के अगेंस्ट जब आप ऐड करोगे तो आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है कंज्यूम हो जाएगा इस रिपल्शन को ओवर रूल करने में, इसीलिए यहाँ पर रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ड्यू टू अ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट मींस 2p सबसेल, ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फर एटम, ठीक है। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सल्फर एटम का मतलब 3p सबसेल, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experiences less attraction, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन का एक सर्टेन पार्ट जो है इस रिपल्शन को ओवर रूल करने में कंज्यूम हो गया, तो इसलिए यहाँ पर
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, nucleus of atom in oxygen than sulfur, and this is why the electron gain enthalpy of oxygen become less negative या smaller than that of sulfur. और सेम देखो यही रीजन आपको इसके केस में भी होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में भी, कि why the electron gain enthalpy of fluorine is smaller than chlorine. अगेन वही कि फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पर भी आप 2p में ऐड कर रहे हो जिसमें पहले से 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऐड कर रहे हो 3p में जिसमें भी पहले से 5 है, बट यहाँ पर साइज बड़ा होने की वजह से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन यहाँ लेस मिलता है, मोर अट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का एक पार्ट ओवर रूल करने में कंज्यूम हो जाता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम डिफिकल्ट, या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस less attraction from the nucleus in fluorine than chlorine, and this is why electron gain enthalpy of fluorine become lesser than chlorine. तो ये दो एक्सेप्शन केस मिलेंगे आपको डाउन द ग्रुप में 16 और 17 में। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस बेटा, क्लियर है? ओके अब देखो यहाँ पर हम एक दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये बिल्कुल हम एंड पॉइंट पे ही चल रहे हैं बेटा। हालांकि इस प्रॉपर्टी को एक्चुअल वे में डेफिनेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ हम ट्रेंड पढ़ने के लिए इसको ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअल में ये आपको फुल्ली एक्सप्लेन होगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने देखा कि नोबल गैसेस के एटम को छोड़कर रेस्ट एटम, रेस्ट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं दे आर नॉट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि एक एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट एनर्जी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस के एटम को छोड़ दो तो अदर एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट एनर्जी सेल में देयर इज ए लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 8 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर 8 से लेस है तो एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट द 8, दैट इज द ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अब ये ऑक्टेट दो तरह से कंप्लीट किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, या गेन करके, या शेयर करके। और ये जो लॉस गेन होता है, देखो एक एटम लॉस कब करता है, ऐसा नहीं कि एटम ने ऐसे ही लॉस कर दिया, लॉस तब करेगा जब कोई लेने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस तरह से विदाउट एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक एटम से निकलता है तो दूसरे में एंटर होता है। यानी एक समय जब एक एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली वहां पर दूसरा कोई एटम है जो उसे गेन कर रहा है। अगर कोई गेन कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर कोई दूसरा एटम है जो उसको लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में जाता है। अब ये लूज और गेन ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है क्योंकि ये नॉर्मल हो गया है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो टेंडेंसी है, या तो लूज करो या गेन करो, और जब दोनों टेंडेंसी पॉसिबल नहीं है तब शेयरिंग होती है, ठीक है। और यही जब लूज गेन होता है या शेयरिंग होता है तो एक एटम दूसरे एटम के साथ एक एसोसिएशन में आता है जिसको हम लोग बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एटम। तो जब ये एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या लूज करते हैं या गेन करते हैं तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कंबाइंड होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर जो कॉम्बिनेशन है उसी को बॉन्डिंग कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्टेट पूरा करने के दो तरीके हैं, लूज गेन और शेयरिंग। इसी के बेस पर दो तरह की बॉन्डिंग बनती है, आयोनिक और कोवैलेंट। तो यहाँ पर हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को रेफर कर रहे हैं, जहां पर एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दूसरी तरफ हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको ऑक्टेट नहीं डुप्लेट पूरा करना है, इसको डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो अब कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। ये आपने पहले भी किया हुआ।
ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जब शेयरिंग होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होंगे। अब ये एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, कार्बन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, कार्बन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ काउंट होंगे, ये भी दोनों तरफ काउंट होगा। अब जब दो दो काउंट करोगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो अब दोनों स्टेबल हो गए। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन करते हैं एटम, वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और इसी को बॉन्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो शेयर हुआ इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको एक लाइन से या डैश से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब देखो इस कोवैलेंट बॉन्ड में ये जो बॉन्ड पेयर है जिसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये दोनों के न्यूक्लियस से इक्वली अट्रैक्टेड होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इट मींस कि इसके ऊपर ऑथोरिटी जो है, ऑथोराइजेशन दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अट्रैक्टिंग पावर जो होती है वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करती है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस पर लेस आता है और इसका ज्यादा होगा। तो जब इस तरह से डिफरेंस अराइज होता है अट्रैक्टिंग पावर में, बॉन्ड पेयर पर बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पावर में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये बॉन्ड पेयर मोर अट्रैक्टिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी ये कंडीशन हो जाती है कि ये थोड़ा सा जिसके तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इधर एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर ये शेयर्ड एरिया था। अब इसको होना चाहिए था यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर होता तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये जब इधर शिफ्ट हो गया तो इधर क्लाउड ज्यादा बढ़ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव क्लाउड और पार्शियल निगेटिव क्लाउड, और इस तरह कम हो गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव, यही बनता है डाइपोल। तो यहाँ पर ये जो अट्रैक्टिंग पावर है न्यूक्लियस ऑफ एटम की टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफाइंड होती है कि property of atom to attract the bond pair या shared pair या bond pair of electron towards itself in a covalent bond, towards itself in a covalent bond is called electronegativity of atom। ये डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहां पर एक प्रॉब्लम हुई कि ये एक इंटरनल टेंडेंसी है एटम की, और इस इंटरनल टेंडेंसी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a measurable quantity, ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है मेजरेबल नहीं है, बट आप इसको कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट आइटम के लिए। ठीक है, तो बट कैन बी कंपेयर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, इसको आप कंपेयर करके एक पर्टिकुलर स्केल बना के एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड एक्सप्रेस एज some number on a defined scale।
अब ये डिफाइंड स्केल जो होती है वो अदर प्रॉपर्टी को यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रॉपर्टी को कंपेयर करती है, और इसके लिए दो स्केल बनाए गए। एक पॉलिंग स्केल होता है, ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने पढ़ा था एटॉमिक मास में कि एटम के मास को डायरेक्टली प्रैक्टिकली मेजर करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो हमने कंपेयर करने का एक मेथड निकाला और उसको एक स्केल में कन्वर्ट किया जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी वही था कि ये दो स्केल बनाए गए, पॉलिंग स्केल और दूसरा था मोलिकन स्केल, मिलिकन स्केल। इन दोनों स्केल पर डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वह कंपेयर की जाती है, ठीक है। और इन दोनों स्केल का कोई वैल्यू आपको लर्न नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि इसमें पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा चलता है, और इस पॉलिंग स्केल के बेसिस पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम काउंट किए गए, फर्स्ट 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपको ऐसा नहीं है कि सबकी वैल्यू याद करनी है, सिर्फ आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है कि फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो काउंट किए गए ये थे आपके फ्लोरीन, जो सबसे हायर माना जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन भी आता है, बट इन दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा माना जाता है। ओके, ठीक है, नाइट्रोजन को ज्यादा लेते हैं क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है, क्लोरीन का साइज बिगर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में काउंट किए जाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। हालांकि इसकी वैल्यू जो है कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे ये फैक्टर एक्चुअली अभी मैं डिस्कस भी करूं तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये फैक्टर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि ये अनमेजरेबल क्वांटिटी है, और इसको जनरली कंपेयर करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए, उसमें पॉलिंग स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, चलो फिर थोड़ा सा पॉइंट रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और मे बी नेक्स्ट क्लास में ही कुछ और स्टार्ट कर लेंगे। ओके बेटा, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको आप कर लो, फिर आगे थोड़ा सा है, बट ओवरऑल ये चैप्टर एंड हो चुका है। कुछ एक पॉइंट और है, जैसे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक वैलेंसी, वैलेंसी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, सो आज की क्लास इतने ही रखते हैं।